is equivalent to current carrying solenoid. ओके, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वी नो, इस तरह से, एंड दिस बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। जिधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। ये यहां से इसके सेंटर से ये पूरा का पूरा कैसे बिहेव करता है, लाइक ए बार मैग्नेट। इसके सेंटर से हमने यहां पर ये आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया। आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ आई वहां पर। उस स्ट्रेंथ को हम लिख सकते हैं कि वो स्ट्रेंथ कितनी होगी, और वो स्ट्रेंथ हम लोग जानते हैं। हम चाहें तो डीबी के टर्म्स में निकालें और फिर उसको इंटीग्रेट करके बी के टर्म्स में भी हम उसको निकाल सकते हैं अपनी कैलकुलेशन करके, और वो इस तरह से होगी। इसमें बार मैग्नेट में करंट फ्लो हो रही है, और वो करंट कितनी है, आई करंट इज फ्लोइंग इन द बार मैग्नेट, सॉरी इन द सोलेनॉइड, और इसकी टर्न डेंसिटी कितनी है, स्मॉल एन। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n, विच इज इक्वल टू n इंटू लेंथ। अब इसकी लेंथ जो हमने मानी, दैट लेंथ इज इक्वल टू 2l। जैसे हम डायपोल की मानते हैं वैसे ही सेंटर से इस तरफ कितना l और इस तरफ कितना -l, l और -l, l माइनस माइनस l, टोटल लेंथ 2l। ठीक, ये हो गया। नाउ दिस रिलेशन n इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय n। जब जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज कर लेंगे। इसका रेडियस कितना लिया हमने, a, तो बताइए इसका फेस एरिया कितना हुआ, पाई a स्क्वायर। ठीक है ना, ओके। अब इस सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर हमने एक पॉइंट लिया P, और यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम निकालना चाहते हैं, और हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है दैट इज बियोसावार्ट्ज़ लॉ। बियोसावार्ट्ज़ लॉ क्या बताता है, μ0/4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। ओके, ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। उसी बियोसावा लॉ से डेरिवेशन करके हमने कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला। वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना आया था, तो आंसर है वो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला था μ0 n, उसके बाद क्या था, एरिया μ0 NIA अपॉन r3। ठीक, हम इस पूरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और हमको मालूम क्या है, व्हाट वी नो इज ये आपको याद आया। अगर ये डिस्टेंस r है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B। दिस B इज इक्वल टू μ0, ये नंबर ऑफ टर्न्स n, करंट फ्लोइंग I, एरिया ऑफ द कॉइल A अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। याद आया, और इसकी डायरेक्शन ऐसे, ये हमने ऐसे बनाया था ना, वो दोनों कैंसल करके ये लास्ट में आया था। ये किसके कारण था, कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल की लंबाई कितनी होती है, आंसर है नहीं होती है, क्योंकि वो एक ही जगह पर कॉइल है। सोलेनॉइड में क्या होता है, दिस कॉइल इज एक्सटेंडेड अप टू सर्टेन लेंथ। अब यहां पर अगर ये एक कॉइल होती, सिर्फ एक कॉइल, तो ये फॉर्मूला हमारे काम आ जाता। लेकिन यहां पर इस कॉइल से इसका डिस्टेंस अलग है, तो ये वाली कॉइल जो है इसका डिस्टेंस अलग है, और ये वाली जो कॉइल है इसका डिस्टेंस अलग है। इसलिए हम एक ही फॉर्मूला सब कॉइल के लिए फिट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है कि एक कॉइल के लिए निकालिए और उस कॉइल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए, हर एक के लिए निकालिए।
और सबको आपस में इंटीग्रेट कर दीजिए। इस तरह से कैलकुलस इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉइल लिया, उसके नेक्स्ट एक और कॉइल ले लिया, एक नेक्स्ट और ले लिया, बहुत नजदीक नजदीक कितने डिस्टेंस में कॉइल ले लिए, dx कॉइल, dx डिस्टेंस हमने लिया। वो जो ये वाले कॉइल हमने लिए, ये 1 2 3 4 ऐसे करके, ये विड्थ कितनी है dx, और इसका मीन डिस्टेंस यहां से कितना लिया, x, दैट इज एनी डिस्टेंस, क्योंकि बाद में जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x को हिलाएंगे। कहां से कहां तक, यस, कहां से स्टार्ट करेंगे, प्लस एल, कहां तक ले जाएंगे, माइनस एल। इसलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं, लेट देयर बी ए सेट ऑफ कॉइल्स एट डिस्टेंस x एंड द विड्थ ऑफ द सेट ऑफ कॉइल इज dx। ठीक है, ये अब इसमें कितनी कॉइल्स होंगी, तो आंसर है एक लेंथ में n होती हैं, तो dx विड्थ में कितनी हो जाएंगी, n मल्टीप्लाइड बाय dx, n मल्टीप्लाइड बाय dx। ये समझ आया, व्हाट इज n, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो dx लेंथ में कितनी हो गई, n इंटू dx, ये है, ये क्या चीज है, नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स। करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, ये रहा I। उसके बाद ये क्या है, एरिया, और इधर क्या होता है 4 पाई, जो कि नहीं है, तो 4 पाई, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, पाई ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, पाई ए स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसल हो जाता है, ये क्या बचा, ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर। समझ आया, और इसका 2 कहां चला गया, 2 इससे कैंसल करा दीजिए, 2, ये रहा 2। फिर से देखिए, कॉइल का फॉर्मूला, सिंगल कॉइल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट n i a, और a की जगह अब हम क्या लिख रहे हैं, पाई ए स्क्वायर, 2 सामने रहता है, ठीक, 2n i a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब हमने दोनों में पाई लगा, a को क्या लिखा, पाई ए स्क्वायर, तो ये पाई कैंसल हो गया, ये 2 इससे कैंसल हो गया, तो ये क्या बचा, n i a स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला किसका है, एक सिंगल कॉइल का। यहां पर हमने उसको रखा म्यू नॉट अपॉन 2, दिख रहा है म्यू नॉट अपॉन 2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू, कॉइल से लेके बी तक की दूरी, ये वाली कॉइल से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताइए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर, उसमें से ये एक्स को माइनस कर दो, आर माइनस एक्स, उसका क्या करना है, स्क्वायर, आर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां एक्स कौन था भाई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये यहां पर, सॉरी, ये एक्स था और ये यहां पर ए था, ये तो एक्स की जगह हमने यहां पर क्या लिख दिया, आर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ए को क्या लिखना है, ए, वो भी यहां पर ए है, ए स्क्वायर, और ये पावर कितनी आ गई, 3/2। फिर से मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूं, आई विल राइट इट अगेन। B is equal to 2 into mu naught I pi a square upon mu naught upon 4 pi। This is, इसको करेक्ट कर देते हैं, x square plus a square to the power 3/2, और ये डायग्राम, ठीक है, इस डायग्राम के लिए ये है, और वी नो दिस शोज
that this we are using from our memory, from our knowledge. ये अब इसके बाद ये यहां से put values, यहां पर आ जाते हैं। ये सबने नोट कर लिया, ये हमको पुराना याद है। फिर से इसको देखिए, 2 म्यू नॉट, ये जब हम ऐसा बनाते हैं तो कौन कौन कैंसल हो जाएगा, ये 2 2, तो यहां क्या बचा 2, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, व्हाट इज x, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस, r माइनस x, इसलिए r माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर पावर 3/2 एंड दिस इज i इंटू a स्क्वायर, क्योंकि पाई पाई कैंसल हो गया, ठीक है। उसको हम लोग बाद में फिर से लेकर आएंगे। यहां पर एक चीज और आ रही थी, n, व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और ये n किसके बराबर होता है, 2nl, ओके, ये टोटल है। अदरवाइज ये n किसके बराबर होता है, जितनी विड्थ है उसको n से मल्टीप्लाई करना है। अब हम शुरू करते हैं किससे, ये एक छोटा सा सेट हमने लिया, इस सेट में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, n मल्टीप्लाइड बाई dx, तो ये n की जगह क्या आ गया, n इंटू dx, a स्क्वायर i वैसा ही रहेगा, 2 2 4, पाई कैंसर, ये एक्सप्रेशन समझ आ गया। ये एक्सप्रेशन कैसे आया, और ये dB किसके कारण है, द सेट ऑफ कॉइल्स हियर, ओके। अब इसके बाद देखिए, इसको अगर हमने B बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, व्हाट इज B, B इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द कॉइल्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, सबके लिए लेंगे, तब हम dB को क्या बना देंगे B, और हमको इंटीग्रेट किसको करना पड़ेगा, वेरिएबल को। कौन वेरिएबल है इसमें, तो इसमें देखिए कांस्टेंट म्यू नॉट, कांस्टेंट I कांस्टेंट, A कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, x वाले जितने टर्म्स हैं दोज आर ऑल वेरिएबल, ये वेरिएबल आ गए। और x कहां से कहां तक चेंज होता है, -l टू +l, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया फॉर कंप्लीट D। उसके बाद हम लोगों ने एक लिबर्टी ली, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम ये मानते हैं कि पॉइंट P बहुत दूर है। अगर पॉइंट P बहुत दूर है तो ये यहां पर हो या यहां पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब r माइनस एक्स को हम क्या मान सकते हैं, r, तो r माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया, r, फिर ये क्या हुआ, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये ऐसा बना, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू r स्क्वायर, r स्क्वायर, इसलिए इस पूरे को ही हम क्या मान लेते हैं, r स्क्वायर। अगर इसको r स्क्वायर मानेंगे तो r की पावर 2 इस 2 से कैंसल होके क्या रह जाएगा, r टू द पावर 3, r टू द पावर 3, यानी अप्रोक्सीमेशन में हमने x का प्लस माइनस गायब कर दिया बिकॉज x इज वेरी स्मॉल, और a को भी गायब कर दिया बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, सिर्फ क्या बचा, r टू द पावर 3। ये स्टेप समझ आ गया। नाउ अब डिफरेंस इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचा, dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, ओके। फिर से आ जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन x और उसकी लिमिट रखिए, x की लिमिट कहां से कहां तक, l माइनस माइनस l, कितना हुआ 2l, l माइनस माइनस l इज 2l, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन हुआ, l माइनस l रखा, कितना आ गया 2l, सो वी राइट हियर 2l। ये समझ आ गई बात। अब एक स्टेप और आगे आइए, n मल्टीप्लाइड बाई 2l, n मल्टीप्लाइड बाई 2l, ये क्या था,
कैपिटल N, व्हाट इज दैट? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसलिए इनको, इन दोनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों के बदले में n इंटू 2n, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? ये समझ आ गया? I को हमने I ही लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, यहां पर इसके नीचे और ऊपर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमको मालूम है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है और हमको ऊपर पाई की जरूरत भी है। तो नीचे क्या आ गया? 4 पाई, और ऊपर हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 पाई से। 2 इंटू पाई, करेक्ट? फिर से n इंटू 2l, ये पूरा क्या बन गया? n। ये जो पाई a स्क्वायर है ये क्या बन गया? हाँ, पाई a स्क्वायर क्या होता है? एरिया। तो इस सोलेनॉइड का एरिया कितना है? a, करंट I, और सामने का 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NIA अपॉन R। ठीक है? अब NIA कॉइल का क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हमने पढ़ा है, तो इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे? M। अब कितना आ गया ये? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R3। ये छोटा होते होते आ गया। व्हाट इज दिस? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय ए सोलेनॉइड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ठीक है? ये एक डेरिवेशन याद कर लीजिए। ये डेरिवेशन किस फॉर्मूला से हमने स्टार्ट किया? बियोसावा से कि एम्पियर्स लॉ से? यस, बियोसावा। बियोसावा से पहले हमने किसका इक्वेशन बनाया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल कॉइल। फिर इस सिंगल कॉइल से हमने क्या बनाया? सेट ऑफ कॉइल्स विद द विड्थ dx। इस dx के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फिर इंटीग्रेट किया और x की लिमिट्स कहां से कहां ले ली? +L टू -L। वो करने के बाद हमने ये सब करते 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 ये आ गया रिजल्ट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विच इज ए परमिएबिलिटी कांस्टेंट एंड दिस इज 2m अपॉन r3। ये किसके कारण है? करंट फ्लोइंग इन ए सोलेनॉइड। ठीक है? ओके, सो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सोलेनॉइड। एक तो हमने ये डेरिवेशन के लिए डेरिवेशन किया ये कितना होता है, लेकिन हमारा मेन पर्पस दूसरा था। हमारा मेन पर्पस क्या है कि एक मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो अभी हम 100 सालों से कैलकुलेट करते आ रहे थे वो कितना होता था। तो वो जो होता था मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय ए बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय ए बार मैग्नेट। देखिए ये एक बार मैग्नेट है, यहां से हमने एक पॉइंट लिया और इसका डिस्टेंस है r, और यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और हमारी प्रोसेस कहती थी दैट दिस कम्स टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r3। व्हाट इज m? यहां पर हम इस m को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज प्रॉपर्टी ऑफ दिस बार मैग्नेट। पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि अगर पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m होती है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इसकी और इसका ये टोटल डिस्टेंस 2l होता है, तो m किसके बराबर होगा? m इज इक्वल टू m इंटू 2l। ये, और इसका नाम हमने रखा जैसे हमने इसका नाम रखा था, देखिए ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इसकी लेंथ कितनी होती है? 2l। इसकी ताकत क्या होती है? और ये कितना होता है? इसका नाम क्या होता है? 2 पोल हैं,
दोनों पोल के पास ताकत है, स्ट्रेंथ है अट्रैक्ट करने की, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है। दो पोल हैं, दोनों पोल के पास स्ट्रेंथ है, एक की स्ट्रेंथ हमने प्लस मानी और एक की माइनस मानी, दोनों के बीच डिस्टेंस है। इसलिए अगर Q इंटू 2L इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट होता है तो M इंटू 2L M क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिकल डायपोल में हमने एक्सल कंडीशन में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r डिस्टेंस पे ये आया। बिल्कुल इसी तरीके से एक बार इसको लेना, एक बार इसको लेना, फिर प्लस माइनस को कैंसिल करना, फिर ऐड करना, वही तरीका हमने इसमें लगा दिया और इसको निकाल लिया। तो ये भी कितना आ गया? 2m अपॉन r3। व्हाट इज m? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। व्हाट इज p? यस। तो ये दोनों सैकड़ों साल तक ऐसे चलते रहे मजे से एक दूसरे के एनालॉजी में। ठीक। फिर बीच में ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आ गया और हमने सारा उलट पलट कर दिया कि मैग्नेट तो कुछ होता ही नहीं है, बेसिक चीज क्या है? रोटेशन ऑफ द चार्ज। और उससे कॉइल क्या बिहेव करती है? लाइक ए बार मैग्नेट, सोलेनॉइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट। तो ठीक है, सोलेनॉइड का बार, इससे एक कॉइल से सोलेनॉइड बना, कॉइल के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, उस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले से हमने सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला और ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई होते 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 इस फॉर्मेट में आ गया। देख रहे हैं शुरू कहां से किया था? बियोसा वाला करंट से, और करंट से ही ये फॉर्मूला आ गया। तो हमने इसको भी लिख लिया। ये बार मैग्नेट, ये वाला इलेक्ट्रिक, और थर्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए हमने निकाला B इज इक्वल टू, ये सोलेनॉइड है, इसका एरिया A है। एरिया की जरूरत नहीं है हमको, सोलेनॉइड है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है एंड वी नो दैट इट हैज ए, हमने एक क्वांटिटी बनाई हुई है विच इज नंबर ऑफ टर्न्स एरिया इनटू करंट। ये इसकी ताकत होती है। किसी भी सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ, ताकत किस किस पर होती है कि उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है और उसका एरिया कितना बड़ा है। और ये तीनों चीजें मिलकर जो क्वांटिटी बनी उसको हमने क्या बना दिया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M। हमने नहीं बनाया, हमने उसका नाम रखा M, और उस M के साथ हमने फॉर्मूला बनाया, अभी ये फॉर्मूला बनाया। तो ये हमारा फॉर्मूला B का बना, ये मैग्नेटिक फील्ड B, और ये मैग्नेटिक फील्ड B कितना बनता है? म्यू नॉट 2m अपॉन r3। अब हम क्या देखते हैं कि अरे ये तो वही फॉर्मूला बन गया जो किसका है, देख रहे? हाँ, व्हाट डज इट प्रूव? इट प्रूव्स दैट करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट। अदरवाइज हम क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट एक्ट एज ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो ये दोनों कैसे हो गए? इक्वल। एंड दैट वाज अवर पर्पस ऑफ स्टडी, इक्विवेलेंस ऑफ बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये इसलिए इस क्वांटिटी का नाम हमने क्या रखा हुआ था? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसकी नकल करके हमने इसका नाम क्या रख दिया था? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और इसकी नकल करके इसका नाम क्या रख दिया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो सोलेनॉइड में
मैग्नेट बनाने की जो ताकत होती है ये M से बनी, और इस M का, ये M किसका शॉर्टकट है? NiA का। तो ए सोलेनॉइड एक्ट एज ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। व्हाई? बिकॉज इट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट। Why NiA is called magnetic dipole moment of a solenoid? Because in bar magnet, the strength of magnetic field is given by M. In solenoid, this is given by N, where M stand for NiA. Therefore, NiA is the magnetic dipole moment of solenoid. तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आई? सबसे पहले इसका कैलकुलेशन किया गया इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट, उसकी कॉपी करके बार मैग्नेट का, और बार मैग्नेट वाले फॉर्मेट में हम किसको लेके आए? सोलेनॉइड को। उससे हमको पता लगा कि सोलेनॉइड की ताकत M किस किस में है। बाकी सब चीजों को बराबर करके वो हम लोग पहले देख चुके, ठीक है। सो दिस इज 4 पाई, भूल गया मैं, 4 पाई। ओके, तो ये क्या हो गई? एनालॉगी, यानी तीनों की समानता, ये तीनों की समझ आ गया। तो ये अब काफी चीजें हो गई इसके बारे में। एक छोटी सी चीज और है, उसको कर लेते हैं, देन दिस टॉपिक इज ओवर। ओके, सो दैट विल बी डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल कौन होते हैं? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को काट पीट के, घिस के, रब करके हमने बना दिया मैग्नेटिक नीडल। वो दैट इज ऑल्सो ए मैग्नेट। उस मैग्नेटिक नीडल में क्या कैपेबिलिटी होती है? दैट इट विल टर्न इटसेल्फ एंड अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये कर लेती है वो। अच्छा, अब अगली चीज पर हम आते हैं। अगर मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में रखी है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पर है, तो मैग्नेटिक नीडल को क्या होना पड़ेगा? हमने देखा क्या होती है? टर्न। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैकेनिक्स में टर्न कौन करता है? टर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए? आंसर है, उस पर लगाने के लिए टॉर्क चाहिए। फिर से, किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न करना है तो क्या चाहिए? टॉर्क। अब अगर ये नीडल ऐसे रखी है और इसको ऐसे होना है, तो जरूर इस पर क्या लगा होगा? टॉर्क। वो टॉर्क कितना है? नॉर्मली स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहती है कि फिजिक्स में अगर टर्न होती है तो मान लो भाई टर्न होती है, क्या जरूरत पड़ी आपको हर चीज की कैलकुलेशन करते रहते हो? अब लगा तो लगा, घूम गया भाई। नो, एनीवे, फिजिक्स इज साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। तो हमको कैलकुलेट करना कि उस पर टॉर्क कितना लगेगा। अच्छा, अब ये सिचुएशन क्या बनती है? दिस मैग्नेटिक नीडल इज ए डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल क्योंकि नॉर्थ साउथ दो पोल। दिस मैग्नेटिक डायपोल इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने इसको रखा तभी तो ये टर्न हुआ। इट शोज वन थिंग दैट एनी मैग्नेटिक डायपोल when it is kept in a magnetic field it experience a torque and because of that torque it turns। वो टॉर्क कितना होगा? हमको क्या क्या मालूम है कि एक मैग्नेटिक डायपोल के पास, एक मैग्नेट के पास एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ये हमको मालूम है। दूसरा, हमको ये मालूम है कि हर मैग्नेटिक फील्ड की एक स्ट्रेंथ B होती है, उसका भी नोटेशन हमने पढ़ा हुआ है, B के बारे में भी सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब अगर इसका डायपोल मोमेंट M है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B है, तो इस पर कितना टॉर्क लगेगा? हम M और B इन दोनों के टर्म्स में इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक चीज। दूसरा, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर ये ऐसे टर्न होता है तो जब ये यहाँ से ऐसे टर्न होगा, क्यों?
क्योंकि इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या क्रिएट करता है? एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जब एक्सेलरेशन ऐसे क्रिएट करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। जब ये एंगुलर वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज होकर यहाँ पहुंचेगी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद यहाँ सडनली स्टॉप क्यों होगा? नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये यहाँ स्टॉप नहीं होगा। क्या करेगा? आगे बढ़ जाएगा। अगर ये ऐसे आगे बढ़ गया तो टॉर्क अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, तो इसकी स्पीड कम होते होते जीरो। अब इस टॉर्क ने इसको ऐसे वापस बुलाया, यहां आके फिर से इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी के कारण ऐसा चला गया, फिर टॉर्क ने वापस बुलाया, इनर्शिया के कारण ऐसा चला गया। तो ये क्या करेगा? ऑसिलेट, दिस एंगुलर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो रिजल्ट क्या निकला? इफ ए मैग्नेटिक नीडल is displaced in a magnetic field and then left, it will experience a torque and then it will start oscillating. उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कुछ होगा, कितना होगा ये? ठीक है, तो ये एक बड़ी छोटी सी चीज है जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉर्क कितना लगेगा, और टॉर्क कितना लगेगा आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली क्लास में आपने निकाला है। 24 घंटा हो गया इसलिए आप भूल गए। तो टॉर्क कितना होता है? आंसर है टॉर्क इज m क्रॉस b। m क्रॉस b। व्हाट इज m? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल। b इज मैग्नेटिक फील्ड इन विच इट इज प्लेस्ड। गैल्वेनोमीटर के पहले पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होता है? mb sin थीटा, राइट? ओके, और उसको वेक्टर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? m क्रॉस b, दैट इज टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमको मालूम है। अब हमको मालूम है कि मैग्नेट हो, सोलेनॉइड हो, डायपोल हो, एवरीथिंग इज हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक। एक का फॉर्मूला हम दूसरे में यूज कर सकते हैं। सो टॉर्क of a dipole in a magnetic field, लिखिए। This is a magnetic needle, this is a dipole, it is kept in a magnetic field, और ये वो magnetic field है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है? B। B, ओके। इस पर जब हम रखते हैं तो नॉर्थ पोल किधर जाना चाहता है? अलोंग द बी, एंड साउथ पोल अपोजिट टू बी। सो दे एक्सपीरियंस ए फोर्स। यहां पर एक फोर्स काम करेगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस विल क्रिएट this will create a torque, and this torque we have already studied. We will not do any derivation here. This is equal to अब मैं यहां थोड़ा चेंज कर रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहां हम स्मॉल m को क्या मान रहे हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है? दिस इज अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सो m क्रॉस b हमको टॉर्क देता है। इस टॉर्क के कारण इसमें ऑसिलेशंस होंगे। ये ऐसे टर्न करेगा और ये ऐसे टर्न करेगा, और ये कहां आ जाएगा? इस सिचुएशन में आ जाएगा। इस सिचुएशन में आने के बाद दिस विल कीप ऑन दिस, और इस सिचुएशन में आ जाएगा ऐसा, और फिर यहां से वापस जाएगा। सो व्हाट इट विल डू? इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। ऑसिलेट करने के लिए क्या दो प्रॉपर्टी चाहिए? रिस्टोर कराने के लिए, वापस लाने के लिए टॉर्क, और इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी, जो कि वहां पर रुकने नहीं देगा। अगर ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये दो गुण होती हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है। समझ में आया? वेदर इट इज स्प्रिंग, वेदर इट इज पेंडुलम, वेदर इट इज दिस और एनीथिंग,
ये दो प्रॉपर्टीज हमको चाहिए। एक प्रॉपर्टी क्या करती, बार बार उसको अपनी मिडिल पोजीशन पे वापस लाती है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या करती है, इनर्शिया वहां पर उसको रुकने नहीं देता है, आगे ले जाता है। सो इट कीप्स ऑसिलेटिंग। ओके, सो दिस विल ऑसिलेट, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब जब ये ऑसिलेट करता है तो हम इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि ये टाइम पीरियड कितना होगा। तो पहले हम प्रूव करते हैं दैट इट इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो दैट वी आर अलाउड टू अप्लाई द फॉर्मूलाज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब इसको टॉर्क, इतना टॉर्क बना। टॉर्क का फॉर्मूला मैकेनिक्स में क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला मैकेनिक्स में अगर हम उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कैलकुलेट करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, I into alpha is torque. So in this case I will write it like this, I into alpha angular acceleration is equal to torque m cross b। ये होता है, ठीक है ना। इस m क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना होता है, so I will write it, or I alpha is equal to mb sin theta. What is theta? Angle between b and this needle. Okay, ये अब I इसमें इन दोनों के बीच में I will put a sign minus. Why minus? Because the torque is always in the opposite direction of theta. अगर थीटा इधर बढ़ता है तो टॉर्क वापस लाना चाहता है इधर, और अगर थीटा इधर गया तो टॉर्क इधर, इसलिए माइनस। ओके, अब इसमें अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सीलरेशन। दिस एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई इंटू sin theta. Now for a very small angle we can take sin theta equal to theta, so alpha is equal to minus mb upon I into theta. This is what, this is angular acceleration, displacement, and this thing is constant, this thing is opposite direction. Now acceleration is equal to a constant into displacement, that shows acceleration is proportionate to displacement and it is opposite in direction. ये किस मोशन की प्रॉपर्टी है, simple harmonic motion. Therefore we can declare that this is a simple harmonic motion. Therefore this is a simple harmonic motion. अगर ये simple harmonic motion है तो हम simple harmonic motion का हर फॉर्मूला इसमें फिट कर सकते हैं। And what is the basic one formula of simple harmonic motion? In SHM time period is given by 2 pi root, और रूट के अंदर क्या होता है, yes, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, बताइए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट थीटा, एक्सीलरेशन अल्फा। साइन को छोड़ दीजिए, साइन हमको सिर्फ क्या दिखाता था, डायरेक्शन। सो क्वांटिटी में उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। नाउ व्हाट इज थीटा अपॉन अल्फा, यहां से लीजिए थीटा, टेक अल्फा ऑन दिस साइड, ये दोनों इधर जाके क्या हो जाएंगे, आई अपॉन एम बी। This is what time period of oscillation.
So time period of oscillation is 2 pi root I upon mb. पर हमको टाइम पीरियड की क्या जरूरत है? हम तो टाइम पीरियड घड़ी से ही नाप लेंगे। तो हम ये कहते हैं कि भैया ये फॉर्मूला हमने टाइम पीरियड के लिए नहीं बनाया, ये फॉर्मूला हमने बी के लिए बनाया है। क्यों? टाइम पीरियड को हम घड़ी से नाप लेंगे, बी को नहीं नाप सकते। बी को कैलकुलेट करेंगे कैसे? हाउ मच इज बी हियर? दोनों साइड स्क्वायर करिए, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, बी को इधर ले आइए। b इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन m टी स्क्वायर। देख लो ठीक हुआ, स्क्वायर रूट को हटा दिया, i अपॉन m वैसा ही रहेगा और b इधर आ गया, टी स्क्वायर इधर चला गया, 4 पाई स्क्वायर i अपॉन m टी स्क्वायर। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना? तो हम क्या करेंगे, एक नीडल लेके आएंगे, यहां रखी और उसको ऐसा हिला दिया। नीडल क्या करेगी? ऐसे ऐसे। घड़ी लगाई, हमने नोट कर लिया ऑसिलेशन का टाइम क्या पता लग गया हमको, टी। उसके बाद हमने उस नीडल को तौल लिया, वेट कर लिया, वेट करके उसकी लेंथ और विड्थ निकाल ली। मास इंटू लेंथ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 12 किसका फॉर्मूला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बार। उसका जो भी ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला, आई डोंट से दिस इज द फॉर्मूला, व्हाटएवर इज द फॉर्मूला, लेकिन हम उसका मास नाप के और लेंथ विड्थ नाप के क्या निकाल सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो हम लैब में आई भी निकाल सकते हैं, हम लैब में टी भी निकाल सकते हैं। और ये क्या चीज है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इस तरह से हम B को पता लगा सकते हैं, अगर हमको क्या पता लग जाए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है? और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना फिर बहुत आसान होता है, उसके लिए हमारे पास मेथड है, बट दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप टुडे। तो अभी हम लोग सिर्फ कहां तक लिमिट करते हैं स्टडी, दैट वी कैन फाइंड आउट बी, वी कैन फाइंड आउट बी विद हेल्प ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। दूसरा, अभी हमारा नॉलेज और क्या क्या आया? इफ ए मैग्नेट इज लेफ्ट अप्लाइंग सम टॉर्क एंड डिस्प्लेस्ड, देन इट विल ऑसिलेट, दिस इज द टाइम पीरियड। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? टाइम पीरियड को उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। सो वी कैन फाइंड आउट टाइम पीरियड, वी कैन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी एंड वी कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड विद दिस फॉर्मूला। अब अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को घुमाते हैं तो हमारी उस पर एनर्जी खर्च होती है, हमको वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क, वो एनर्जी कहां जाती है हमारी? दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको हम कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U, दिस इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन। और टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। दिस इज इक्वल टू एम बी बाहर ले आइए, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा। सो दिस इज एम बी कॉस थीटा, और एम बी कॉस थीटा क्या है? दैट इज एम डॉट बी। सो energy, what is this? Potential energy. Potential energy in a bar magnet kept in a external magnetic field. M is the strength of bar magnet, B is the magnetic field, then what will be its energy? mb cos theta, that is m dot b। ठीक है? तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हुआ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, ऑसिलेशन का फॉर्मूला हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट बार मैग्नेट एंड वेरियस रिलेशंस connected to bar magnet. Okay, so now we close it today. Next class we'll study about magnetism of earth.